बच्चों आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 14वां क्लास करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है वेंगी के चालुक्य वंश। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न सीखे हैं कि चालुक्य वंश जो था वह कहाँ का था? वेंगी के। देखिए वेंगी के बारे में जरा हम पहले आपको बता दें। वेंगी जो है सो एक क्षेत्र है और वह आपको आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश का। उसका वेंगी कहे या वेंगी नाडु कहे, दोनों बराबर है, ये चीज याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? वेंगी कहे या वेंगी नाडु कहे, या आपको कहाँ का क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। तो यदि कभी चर्च चले तो आप आराम से समझ सकते हैं कि यदि कोई बोले कि वेंगी का चालुक्य वंश, तो समझ लीजिए कि वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। और वेंगी क्या है? आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न पर। अब हम लोग आगे इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? कहने का मतलब ये है कि देखिए इस प्रश्न में हम लोग 2-3 प्रश्न को सीख रहे हैं। प्रश्न को बड़ी अच्छा से निगाह दीजिएगा प्रश्न पर, ध्यान दीजिए प्रश्न पर कि वेंगी के चालुक्य वंश। एक बार पुनः हम चर्चा करते हैं कि चालुक्य वंश कहाँ के? वेंगी। और वेंगी क्या है? कहाँ है? वेंगी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। वहां के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, और उसमें स्वतंत्र भी लगा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। स्वतंत्र का मतलब वो जो वेंगी क्षेत्र था ना, उस पर किसी दूसरे क्षेत्र का अधिकार नहीं था, दूसरे राजा का अधिकार नहीं था। जैसे भारत की यदि बात करें तो भारत 1947 से पहले किसके अधिकार में था? अंग्रेज के अधिकार में। तो क्या उस समय भारत स्वतंत्र था? नहीं था। इसीलिए वेंगी भी स्वतंत्र नहीं था। वेंगी पर इससे पहले दूसरे राजाओं का शासन चल रहा था। तो प्रश्न है आपका कि जब वेंगी आज़ाद हो गया, वेंगी जब स्वतंत्र हो गया, तो वेंगी के स्वतंत्र होने के बाद जो पहला राजा बना, वो पहला राजा कौन बना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझे कि नहीं पहले ये बताइए आप लोग जी। अगर प्रश्न समझ गए हैं तो इसका राइट आंसर ये भी समझ लीजिए, विष्णुवर्धन प्रथम होगा। क्या होगा? विष्णुवर्धन प्रथम। अब बताइए कि अगर आपसे हम पूछते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, बताइए कि चालुक्य वंश जो है वो कहाँ के थे? वेंगी कहाँ है? और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है। तो चालुक्य वंश का प्रथम राजा के बारे में पूछा जा रहा था, और वो भी जब वेंगी स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, तब की बात हो रही है। क्लियर? चलिए अब प्रश्न को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विष्णुवर्धन प्रथम। कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरकालीन पल्लव वंश। उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ था? कहने का मतलब यह है कि पल्लव वंश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। बात समझ में आ रहा है ना? पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था आपको सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। और इसी सिंह विष्णु के समय में पल्लव का इतिहास जो है ना एक नया तरीका से शुरू हुआ है। जैसे अपने भारत पर कांग्रेस का मतलब शासन चल रहा था। कांग्रेस के बाद फिर अभी केंद्र में जैसे बीजेपी का शासन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का शासन चला तो कुछ न कुछ नया किया, वो कुछ न कुछ नया इतिहास रचा। तो वही यहाँ भी उसी टाइप का प्रश्न है। जब पल्लव वंश कि पल्लव वंश का इतिहास एक नया अध्याय बन करके लोगों के बीच आया, उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। प्रश्न फिर से समझिए कि उत्तरकालीन पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। एक प्रश्न तो पहला है कि पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हाँ, लेकिन एक इसमें एक बात और लगा हुआ कि उत्तरकालीन मतलब किस काल का? किस काल का? बिल्कुल। तो उत्तरकालीन का है मतलब उत्तर काल का पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसके समय पल्लव का इतिहास एक नया अध्याय बनकर के शुरुआत हुआ है। तो उनका नाम है आपको सिंह विष्णु। क्या नाम है? सिंह विष्णु नाम है। अब आपका अगला प्रश्न है, हाँ तो पहले ये बताइए आप लोग कि उत्तरकालीन पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु बोलिएगा। अगला प्रश्न है कि पल्लव शासक सिंह विष्णु। देखिए पहले हम लोग संस्थापक के रूप में उनको जाने हैं, इसके बाद हम लोग सिंह विष्णु को फिर देखिए कि कैसे जानते हैं। पल्लव शासक सिंह विष्णु जो थे वो किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। और वह किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ पर आपको धर्म पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए ना, इनका नाम भी तो वही है नहीं, और धर्म भी वैसा ही अपनाया है। इनका नाम क्या है?
पल्लव। सिंह विष्णु क्या नाम है? वो तो वंश का नाम है पल्लव ना। यहाँ इनका इस राजा का नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु कौन धर्म अपनाएगा? वैष्णव। विष्णु वैष्णव, विष्णु वैष्णव। अगर आपसे पूछे कि सिंह विष्णु कौन सा धर्म अपनाया था, बात समझ में आया ना? सिंह विष्णु किस धर्म का सॉरी किस वंश का शासक था? मतलब वो जो पल्लव वंश है वो किस समय का पल्लव वंश? उत्तरकालीन। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि कांची के पल्लव नरेश। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कांची जो है तमिलनाडु का एक क्षेत्र है। कांची जो है, ये जो कांची आप देख रहे हैं, ये कहाँ का क्षेत्र है? तमिलनाडु का है। कांची के पल्लव नरेश। नरेश का मतलब क्या होता है बताइए आप? राजा। नरेश का मतलब क्या होता है? कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? अब देखिएगा जरा, प्रश्न थोड़ा जो है बदलाव हुआ है। कांची के पल्लव नरेश, कांची का पल्लव नरेश मतलब यहाँ स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पल्लव वंश का शासन रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्लव वंश केवल वहां ही नहीं होगा। जैसे अगर बीजेपी की बात करें, हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जैसे कि आपकी इंडिया के किसी 2 राज्य में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तीसरा राज्य में नहीं होगा, वो किसी और भी राज्य में है। ठीक वही हुआ है कि अभी वेंगी का चालुक्य पढ़े थे ना आप, लेकिन अभी कहाँ का चालुक्य पढ़ रहे हैं? एक मिनट, ये पल्लव है, वो पहले वाला चालुक्य था, ये पल्लव है। तो कांची का पल्लव नरेश, कांची का पल्लव नरेश किस धर्म का अनुयायी था? तो याद रखिएगा कि वैष्णव या शैव धर्म का अनुयायी था। कांची के पल्लव नरेश है ना, कांची के पल्लव नरेश जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो आपको वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद है महाबलीपुरम। बताइए महाबलीपुरम जो है वो किस राज्य में है? चलिए, महाबलीपुरम जो है ये आपको तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? ध्यान दीजिए प्रश्न पर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, देखिए एक रथ मंदिर आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर कहाँ के मंदिर का बात हो रहा है? महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्न पर कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर, कहाँ का रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव के राजा ने करवाया था? ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसका निर्माण किस वंश के राजा ने बनवाया? तो पल्लव वंश के राजा। तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? पल्लव वंश के राजा ने बनाया था। और यदि ये पूछ दे कि पल्लव वंश के कौन राजा बनवाए हुए थे तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे? देखिए नरसिंह वर्मन को नहीं लेकर के यहाँ पर वह को छोड़ दिया है, इसलिए इसको आप लोग सही की प्रश्न यदि हम बात करें, देखिए नरसिंह वर्मन दिया हुआ है ना नीचे वाले, तो इसलिए ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण कौन से वंश ने करवाया? पहले ये बताइए। सही वंश, सही बात है। तो पल्लव वंश के कौन राजा करवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखिए कि अभी ये जो मंदिर थी, इस मंदिर का क्या विशेषता था? ये दिखने में कैसा लगता था? रथ के जैसे। मतलब उस मंदिर में ना चारों कोना पर 4 गो पहिया लगा हुआ। कहने का मतलब 4 ही पहिया नहीं, पहिया बहुत सारा है इसमें, पहिया इसमें बहुत सारा है, लेकिन आपको रथ के जैसा वो लगेगा, उसमें पहिया लगा हुआ है उस मंदिर में। बात समझ में ना? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये किस राज्य में है? यदि ये पूछ दे तो क्या जवाब दीजिएगा? सही बात है। अब महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण कौन से वंश के शासक ने करवाया? पल्लव वंश से यदि पूछ दे कि किस राज्य से संबंधित था तो क्या जवाब दीजिएगा? सही बात है, तमिलनाडु से। दूसरी बात है कि पल्लव वंश के कौन से राजा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। और इस प्रश्न को भी कर लीजिए, प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा चुका है। आइए अब आपका अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। बताइए, सुने थे कि नहीं? इससे पहले कौन सा मंदिर है? शोर मंदिर। और इससे पहले महाबलीपुरम का कौन सा मंदिर पढ़े थे? रथ मंदिर। तो आइए जानते हैं रथ मंदिर, शोर मंदिर के बारे में। महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है ना, इस मंदिर से स्पष्ट ये हो रहा है कि उस मंदिर में शोर शराबा कुछ ज्यादा हो रहा था ना, इसलिए इनका नाम शोर मंदिर हो गया। तो शोर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? देखिए अब इस 2 प्रश्न से एक दो बात स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब परीक्षा में महाबलीपुरम के किसी मंदिर की चर्चा हो तो अधिकतर यदि प्रश्न का आंसर याद नहीं रहे तो आप उसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम या द्वितीय इस तरह से आप लोग मारने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम या द्वितीय गलती हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज गलत नहीं हो सकता है। कौन? तो वंश का नाम।
क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम हो और चाहे द्वितीय हो, वो किस वंश से जुड़ा हुआ था? एक बार फिर से समझिए, अगर परीक्षा में महाबलीपुरम की मंदिर की चर्चा हो और उस समय यदि वंश का नाम पूछा जाए तो आप आंख को बंद करके पल्लव वंश लगा दीजिएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से आइए प्रश्न पर। महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? देखिए, रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। बात को पकड़े कि नहीं पकड़े? चलिए अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम ये क्लियर हो गया? आगे चलिए, अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर है? और कहाँ का मंदिर है? कांची किस राज्य में है? अभी जस्ट बताए थे कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो उस मंदिर में पूजा पाठ करने से आपको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। इस वजह से इस मंदिर का नाम क्या है? फिर से बताइए, प्रश्न को पढ़िए फिर से। कांची के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, पल्लव ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहित किया? पल्लव ने यानी कि पल्लव वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में ये प्रश्न हो रहा है कि पल्लवों ने मतलब पल्लव वंश के शासकों ने, पल्लवों ने मतलब पल्लव वंश के शासकों ने, पल्लव वंश के शासकों ने मुख्य रूप से किस भाषा का साहित्य को प्रोत्साहन किया था? कहने का मतलब यह है कि पल्लव वंश के जो राजा थे वह अपने शासन काल में जो जितने भी ग्रंथ की रचना करवाए, जितने भी साहित्य की रचना करवाए, वो किस भाषा में करवाए? प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृत। कौन सा भाषा होगा? संस्कृत। यानी कि पल्लव वंश के जो राजा थे अपने शासन काल में साहित्य का जो निर्माण हुआ वो निर्माण किस भाषा में करवाए? संस्कृत। बताइए कि पल्लव वंश जो है ना, कौन सा वंश है? पल्लव वंश के कौन से राजा जो कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय। अगर आपसे कोई पूछे कि नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के राजा था? किस वंश का राजा था? पल्लव वंश का राजा था। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, बोलिएगा जरा, महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु के बारे में पूछा जा रहा है। उनके संगीत गुरु जो थे रुद्राचार्य थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? रुद्राचार्य थे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये प्रश्न आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ये महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु, इसको भी कर लीजिए आप लोग। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु जो थे वो कौन थे? रुद्राचार्य जी थे। आइए आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा इसकी राजधानी आपको जो है मान्यखेत थी, जो कि मान्यखेत कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पड़ता है? चलिए, राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी की यदि हम बात करें तो मान्यखेत था। ठीक है, कहीं कहीं पर मान्यखेत भी नजर आता है, तो इसके लिए जो है ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। तो अब हम बताते हैं आपको। अब हम संस्थापक की यदि बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत किस राष्ट्र में है? आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? देखिए ये तो आंसर नीचे में था, हम लोग देख नहीं पाए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है वह दंती दुर्ग ने किया है। किसने किया है? दंती दुर्ग ने किया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया है? और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? चलिए अब बताइए कि महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत के गुरु कौन थे? चलिए अब बताइए कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब बताइए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था? नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश का शासक था? अब ये बताइए आप लोग कि नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश का शासक था? वो भी आपको पल्लव वंश का ही शासक था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक क्या था? है ना, राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हुए वो राजा धर्म के प्रति थोड़ा विशेष ख्याल रखते थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो ख्याल रखते थे तो इसका क्या प्रतीक है? जैसे हम औरंगजेब की यदि बात करें तो औरंगजेब मंदिर की मूर्तियों को उठवा कर जो है सो उसको तोड़ करके उसको गाय का मीट तोलता था, जानवर का मीट उसको जो है सो तोलता था। तो वो धर्म के प्रति सहिष्णुता था? नहीं था। अगर था भी तो इस्लाम धर्म के प्रति था, उसके अलावा उस वहाँ के धर्म का
विरोधी था वो। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रहा है कि राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता की प्रतीक है, मतलब राष्ट्रकूट वंश के जो भी राजा हुए वो लोग धर्म के क्षेत्र में जो है मतलब उत्तम विचार के थे, तो वह जो है इसका क्या प्रतीक है, तो एलोरा का गुफा मंदिर। कहने का मतलब ये है कि एलोरा का जो गुफा मंदिर है उस मंदिर से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे वो धर्म के प्रति जो है आपको सहिष्णुता थे। क्या थे? बिल्कुल। तो राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का क्या प्रतीक है? एलोरा का गुफा मंदिर। अब अगर आपसे हम पूछ दे कि एलोरा का गुफा मंदिर किस राज्य में है, तो इसका जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? चलिए, तो एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह आपको महाराष्ट्र में है। और याद रखिएगा कि एलोरा कहे या कहीं कहीं पर एल्लोरा भी नजर आएगा, तो डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है। आइए अगला प्रश्न है कि एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध, कितने गुफाओं का संबंध है? एलोरा कहाँ है? और एलोरा के 34 गुफाओं का संबंध किस धर्मों से है? तो देखिए एलोरा के 34 गुफाओं का संबंध जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। किस किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध और जैन। देखिए बौद्ध और जैन तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन। और एक हिंदू को जोड़ दीजिएगा आप लोग, तो एलोरा का जो 34 गुफाओं का संबंध है, मतलब एलोरा में कितना गुफा? 34 जो गुफा है, इस गुफा का जो रिलेशन है वो किससे है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से। कहने का मतलब यह है कि एलोरा में जो 34 को मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर में केवल हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतिमा ही नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी कुछ प्रतिमा देखने को मिलेगा और कुछ जैन धर्म का ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछे कि एलोरा की 34 गुफा मंदिर में किन किन धर्म के लोगों का मूर्ति विराजमान है? हिंदू, बौद्ध और जैन। तो बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किनको माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध को। और जैन धर्म के संस्थापक किनको माने जाते हैं? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव का है दूसरा नाम जो है ये भी जान लीजिए आप लोग, उनका नाम दूसरा आदिनाथ था। क्या नाम था? आदिनाथ था। जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन था? आदिनाथ या ऋषभदेव, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब जो है हम आपको बताते हैं, एक बार पुनः प्रश्न पूछते हैं, बताइए कि एलोरा का जो 34 गुफा मंदिर है वो उसका धर्म उसका संबंध किस किस धर्म से है? चलिए अगला प्रश्न है कि एलोरा के 34 गुफाओं में अधिकांश संबंध जो है वो किस धर्म से है? तो आपको हिंदू धर्म से है, क्योंकि वहां पर 17 को जो गुफा है वो हिंदुओं का ही है। प्रश्न को एक बार पुनः फिर से समझिए। अभी जस्ट पढ़े थे प्रश्न आपकी, एलोरा का जो 34 गुफा मंदिर है उसका संबंध किस धर्म से है? तो अभी आप इसका आंसर दिए थे कि 3 धर्म से है सर जी, एगो है बौद्ध धर्म से, एगो जैन धर्म से, एगो हिंदू धर्म से। लेकिन यदि प्रश्न कहीं पूछे कि मुख्य रूप से या अधिकांश रूप से, क्या पूछे? मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि हिंदू धर्म से, क्योंकि 34 में 17 को जो गुफा है वो केवल हिंदू धर्म का है, और बाकी जो आपको बचता है 17 को उसमें बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो एलोरा के 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से। और हिंदू धर्म की कितनी गुफाएं मौजूद है? 17 गुफाएं मौजूद है। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि एलोरा में स्थित राष्ट्रकूटकालीन मंदिर कौन सा है? बिल्कुल, राष्ट्रकूट काल के समय की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना कि एलोरा में स्थित, एलोरा कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। तो एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट काल की जितनी भी मंदिर थी, उस मंदिर की क्या विशेषता है समझिएगा कि एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है। 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर, बोलिएगा जरा। 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र का मतलब पूरी दुनिया में केवल एक, ओनली वन। ये जो मंदिर है वो आपको कौन सा मंदिर है? तो दशावतार का मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार का मंदिर। बिल्कुल। तो एक बार पुनः प्रश्न पर ध्यान दीजिए। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो कि 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है, तो दशावतार मंदिर कहने का मतलब एलोरा में जो आपको राष्ट्रकूट काल में जो भी मंदिर बनवाया गया उसमें जो है एक ऐसा मंदिर प्राप्त हुआ जो कि 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर था। 2 मंजिला और वो जो आपको मंदिर था उसमें किन मूर्तियों की चर्चा की गई है? तो दशावतार समझ लीजिए, है ना। तो दशावतार का मतलब जिनका 10 गो जन्म 10 रूप में हुआ है उसी को कहता है दशावतार। जैसे हनुमान जी में हम लोग बोलते हैं ना, आज मंगलवार है, महावीर का वार है कि नहीं। और इसके बाद आगे भी दूसरा लाइन है
लेकिन हम इसको यहीं पर ऐड करते हैं। राम का अवतार है, ऐसे करके कुछ कहा था। तो राम के अवतार का मतलब हुआ कि राम का ये जो है सो ये पुत्र हो गया। बात समझ में आ रहा है? फिर राम की यदि हम चर्चा करें तो वो शंकर का अवतार है। कहने का मतलब यहाँ पर अवतार की चर्चा हो रही है। 10 को मतलब एक ही देवता का 10 को जो अवतार हुआ है समय समय पर, 10 बार जो जन्म हुआ है उसकी चर्चा की गई यहाँ पर। तो 10 अवतार का जो मूर्ति विराजमान है किस मंदिर में बताइए आप लोग? दशावतार। कहाँ पर? 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर। 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर किस राज्य में है? एलोरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और किस राज्य के क्षेत्र पर, किस राज्य के क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र के एलोरा क्षेत्र में। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि एलोरा के दशावतार। देखिए इस मंदिर की चर्चा फिर से हो रही है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए आप लोग कि एलोरा के दशावतार मंदिर, रावण का खाई मंदिर। रावण का कौन सा मंदिर? खाई मंदिर। देखिए खाई का मतलब भी आपको गुफा ही होता है, ये भी याद रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि रावण का खाई मंदिर यानी कि रावण का गुफा मंदिर, ठीक है? तो रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण भी आपको दंती दुर्ग ने ही करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए पुनः प्रश्न पर कि एलोरा में जो दशावतार मंदिर था, कौन सा मंदिर? और रावण का खाई मंदिर, कौन सा मंदिर? इस दोनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट काल के शासक दंती दुर्ग ने करवाया है। किसने करवाया है? अब इसको ऐसे बोलिए आप लोग कि एलोरा का दशावतार मंदिर और एलोरा का रावण का खाई मंदिर। इसको फिर से ऐसे बताते हैं, समझिए। एलोरा का दशावतार मंदिर और रावण का खाई मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया है। बोलिए। बिल्कुल, एलोरा का दशावतार मंदिर और रावण का जो खाई मंदिर, खाई का मतलब गुफा, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? दंती दुर्ग ने करवाया। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत किस राज्य में है? राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन थे? आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था, जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। कहने का मतलब जैन धर्म की यदि हम चर्चा करें तो जैन धर्म में संस्थापक कोई और थे, लेकिन 24वां जो बने महावीर जी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैन धर्म को ऊपर उठाने में, जैन धर्म को फैलाने में, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका रही है महावीर स्वामी की, और इस वजह से वास्तविक रूप से संस्थापक इनको ही इसलिए मान लिया जाता है। ठीक उसी तरह से इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा जो था उनका क्या नाम है? सबसे शक्तिशाली राजा जो था उनका नाम था आपको गोविंद तृतीय। क्या नाम था? क्या नाम था? बताइए। एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण के खाई मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? चलिए अब है राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष, मतलब राष्ट्रकूट समय में जितने भी राजा हुए सभी राजा में सबसे अधिक पावर जो बढ़ गया, सबसे अधिक शक्ति जो बढ़ गया वो किस राजा के शासनकाल में बढ़ गया? गोविंद तृतीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा की यदि चर्चा हो तो इनका अंतिम राजा आपको कर्क द्वितीय था। कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? कर्क द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? और राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? और राष्ट्रकूट वंश का, इसको भी याद कीजिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्क द्वितीय। क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? और पहला राजा कौन था? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को, देखिए फिर से स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि अंतिम राष्ट्रीय शासक राष्ट्रकूट शासक कौन था? कर्क द्वितीय था। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था और उसको अपदस्थ कर, अपदस्थ का मतलब वो जो वहां पर राजा के पद पर था ना, उसको वहां से उसको किसी कारण बस कोई भी कलंक लगा करके, कोई भी जो है मतलब क्लेम लगा करके उसको क्या कर दिया? हटा दिया। उसको हम लोग कहते हैं अपदस्थ कर देना, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डिसमिस कर देना। क्या कहते हैं? डिसमिस कर देना। तो अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश। आइए यहाँ पर प्रश्न फिर एक नया मोड़ लिया है और प्रश्न पर ध्यान दीजिए तब समझिएगा
किसी ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर दिया और उसके जगह पर कल्याणी के, कहाँ पर, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दिया। तो ये जो थे आपको स्थापना करने वाले, उनका नाम था आपको तैलप द्वितीय। क्या नाम था? चलिए अब हम आपको सबसे पहले बता दें, इस प्रश्न में जो कल्याणी लिखा हुआ है, कल्याणी भी एक क्षेत्र है जो कि आपको पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? बिल्कुल, कल्याणी जो है आपको पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या है कि अंतिम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था ना, जैसे आप पढ़े थे कि दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम शासक था वो कौन था, बताइए आप लोग? बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर जो है उनको सब मार पीट करके बेचारा को भगा दिया, क्योंकि वो योग्य शासक नहीं था, वो शासन नहीं कर पा रहा था, वो कमजोर था। इस वजह से ठीक वही बात हो गया है, बेचारा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था उनका नाम क्या था? अभी आप लोग देखे थे, उनका नाम था, नहीं, उनका नाम था कर्क द्वितीय। और इस कर्क द्वितीय को ना उसके पद पर से उसको हटा दिया जबरदस्ती, और हटा करके कल्याणी का, तो कल्याणी का मतलब कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कल्याणी का मतलब पश्चिम बंगाल का जो चालुक्य वंश का जो राजा था उनको यहाँ पर बैठा दिया, और उनका नाम जो है वो क्या था? तैलप द्वितीय। क्या नाम था? तैलप। अगर आपसे पूछे कि तैलप द्वितीय किस वंश का राजा था तो क्या कहिएगा? चालुक्य वंश का। और यह जो है सो कहाँ के चालुक्य वंश, कहाँ के चालुक्य वंश के राजा? कल्याणी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल का। यह एक नगर है, यह एक सिटी है। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, कल्याण या कल्याणी। देखिए, कल्याण रहे या कल्याणी रहे, बात समझ में आ रहा है? तो आप इसमें कोई अंतर नहीं समझिएगा। और ये कह रहा है कि कल्याण या कल्याणी जो है प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है वर्तमान में? देखिए, बीदर जो कि कर्नाटक का एक क्षेत्र है। लेकिन प्रश्न इसमें एक लगा दिया है। आपको पता है कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय बिहार में उड़ीसा भी जुड़ा हुआ था, बिहार में ही झारखंड भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 1 नवंबर 2012 को झारखंड अलग हो गया, 1912 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया। ठीक उसी तरह से यह कल्याण जो है वो आपको था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। लेकिन वर्तमान में वो कहाँ पर है? कर्नाटक। बीदर कर्नाटक में है। कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ पर है? बीदर भी एक क्षेत्र है, नगर है, शहर है, जो कि आपको कर्नाटक का एक नगर है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है आपका, कल्याणी के चालुक्य वंश। पुनः कल्याणी की चर्चा हो गई, और यदि अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कल्याणी कहाँ पर है? बीदर कर्नाटक में है। तो कल्याणी की चर्चा आप समझ ही गए। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा, देखिए अभी जस्ट चर्चा की है जैन धर्म के बारे में, और हमने आपको बताया कि जैन धर्म का सबसे प्रतापी राजा, सबसे अच्छा राजा कौन था? महावीर स्वामी। ठीक उसी तरह से यहाँ जस्ट आप एक प्रश्न पढ़े थे, और प्रश्न क्या पढ़े थे कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो गोविंद तृतीय था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न है, इसको भी वीवीआई कीजिए आप लोग, कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा जो था उनका नाम था आपको विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ। फिर से बोलिए, विक्रमादित्य षष्ठ। देखिए, विक्रमादित्य से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, बताइए विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजा को दी गई थी? 14 राजा को दी गई थी। आइए, तो यहाँ जो प्रश्न है कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक पॉपुलर जो हुआ था वो आपको विक्रमादित्य षष्ठ ही हुआ था। अगर आपसे पूछते कि विक्रमादित्य षष्ठ जो था वो किस वंश का राजा था? तो चालुक्य वंश का था। विक्रमादित्य षष्ठ जो था वो किस वंश का राजा था? बिल्कुल, षष्ठ को हम लोग खष्ट भी बोल सकते हैं, है ना। परवा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और खष्टी हम लोग बोलते हैं ना, खष्टी। तो इसलिए इसको खष्टी मूर्धन्य स को हम लोग ख भी पढ़ सकते हैं, खस भी बोल सकते हैं या छ भी बोल सकते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था वो आपको विक्रमादित्य था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विक्रमांक देवचरित। बिल्कुल, इससे पहले भी इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लुसेंट जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे। तो विक्रमांक देवचरित यानी कि इसका मतलब हुआ, विक्रमांक देवचरित का मतलब हुआ हिंदी में विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित्र। क्या हुआ इसका मतलब? बिल्कुल। तो जैसे कि आप पढ़े थे अकबरनामा के बारे में, हम पढ़ाए थे पहले कि अकबरनामा में किसके बारे में लिखा गया था? अबुल फजल के बारे में। नहीं, अकबरनामा में अकबर के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि अबुल फजल बोल दिया। अबुल फजल उनके रचनाकार थे। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया एक कृति था। ठीक है, तो यहाँ है कि विक्रमांक देवचरित, देख करके जरा बताइए आप लोग क्या है विक्रमांक देवचरित।
और ये जो विक्रमांक देव चरित है, इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? तो विक्रमादित्य का जीवन चरित, विक्रमादित्य खष्ट का जीवन चरित। तो विक्रमादित्य खष्ट का जीवन चरित के रचयिता कौन है? तो ये विल्हन है। कौन है? विल्हन। विक्रमांक देव चरित के रचयिता कौन है? विल्हन। बताइए किसके रचयिता कौन है? बिल्कुल, विक्रमांक देव चरित के रचयिता कौन है? विल्हन जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर, किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, आइए जरा हम मिताक्षरा पर भी चर्चा करते हैं। मिताक्षरा है क्या? तो जो कि एक हिंदू परिवार संहिता है। यह जो है हिंदू परिवार का एक जो है संहिता है। अब देखिए हम बताते हैं कि संहिता क्या होता है। संहिता का मतलब, जैसे मान के चलिए अकबर के बारे में हम लोग विवरण यदि पढ़ना होता है तो हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? जैसे अकबरनामा में। तो अकबरनामा में अकबर के बारे में पूरा सीरियल से, है ना, उसको सजा करके उसमें वर्णित किया गया है। ठीक उसी तरह से हिंदू परिवार के बारे में जो वर्णन किया गया है, उसका जो एक संग्रह है, उसको कलेक्शन करके जो एक जगह इकट्ठा करके दिया गया है, उसी को संहिता कहते हैं हम लोग। नहीं समझे तो फिर समझिए। संहिता का मतलब किसी भी व्यक्तियों के बारे में या किसी वस्तुओं के बारे में जो एक जगह पर परिचर्चा किया गया है, सारे तथ्यों को एक जगह जोड़ करके दे दिया है, उसी को हम लोग संहिता कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर था प्रश्न आपका कि किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, कहने का मतलब यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया कि मिताक्षरा जो लिखा गया है वो किन के यादों में बनाए गए हैं? तो याज्ञवल्क्य एक राजा था और उनके यादों में जो है मिताक्षरा की रचना की गई है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मिताक्षरा जो लिखी गई है वो किन के द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मिताक्षरा किन के द्वारा लिखी गई है? चलिए, अब यदि आपसे पूछ दे कि मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा किन के बारे में लिखा गया है? मिताक्षरा में याज्ञवल्क्य के बारे में। किसके बारे में? मिताक्षरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिंदू परिवार का एक संहिता। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ एक ही मिला जुला करके समझ लीजिए कि जैसे किताब में हम किसी चीज से, अगर हमको सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है और सूक्ष्म जीव के बारे में हम किसी एक किताब में लिख दिए, तो इसका मतलब वो पूरा संग्रह है। वो क्या है? जैसे आप हनुमान चालीसा संग्रह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ना, हनुमान चालीसा संग्रह, मतलब पूरे पॉइंट को उठा करके हनुमान चालीसा में दे दिया गया, इसलिए उसका नाम हो गया संग्रह। क्या हो गया? संग्रह। तो संहिता मतलब संग्रह समझिए, संहिता मतलब संग्रह समझिए। आइए तो बताइए कि मिताक्षरा जो है वो किन के बारे में लिखा गया? मिताक्षरा में बताइए। याज्ञवल्क्य का। और मिताक्षरा किन के द्वारा लिखा गया है? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि विल्हन एवं विज्ञानेश्वर। देखिए, विल्हन भी एक लेखक का नाम है और विज्ञानेश्वर भी एक लेखक का नाम है। तो कहता है कि विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक राजा के दरबार में रहते थे? अब तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विल्हन जो थे और विज्ञानेश्वर जी जो थे वो चालुक वंश के दरबार में रहते थे। विल्हन या विज्ञानेश्वर किस वंश के दरबार में रहते थे? किस वंश के शासक, किस वंश के शासकों के दरबार में रहते थे? चालुक वंश के शासकों के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे ये बताइए आप लोग? विल्हन और विज्ञानेश्वर। कौन रहते थे? किन के दरबार में रहते थे? तो विल्हन और विज्ञानेश्वर के दरबार, विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो गया आपको विक्रमादित्य खष्ट। विक्रमादित्य खष्ट, यानी कि विल्हन कहे या विज्ञानेश्वर कहे, यह विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। बात समझ में आया कि नहीं? बताइए विल्हन के द्वारा क्या लिखा गया है? फटाफट से बताइए। विक्रमांक देव चरित। और विक्रमांक देव चरित का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो विक्रमादित्य खष्टी का जीवन चरित। चलिए अब ये बताइए कि विज्ञानेश्वर है ना, विज्ञानेश्वर के द्वारा क्या लिखा गया है? मिताक्षरा। और वो जो मिताक्षरा लिखा गया है वो मिताक्षरा में किन के बारे में लिखा गया है? याज्ञवल्क्य के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया है? आइए अब आपका अगला प्रश्न और बनता है कि विल्हन और विज्ञानेश्वर किस वंश के शासकों के दरबार में रहता था? चालुक वंश के शासकों के दरबार में रहता था। अगर आपसे पूछ दे कि विल्हन और विज्ञानेश्वर जिस चालुक वंश के दरबार में रहता था उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य खष्ट। चलिए अगला प्रश्न है कल्याणी। बताइए कल्याणी वर्तमान में कहाँ पर है? कल्याणी वर्तमान में विदर्भ कर्नाटक में है। और कल्याणी का जो चालुक वंश था, कल्याणी का चालुक वंश का अंतिम राजा कौन था? इसको भी आप लोग भी बयान कर लीजिए कि कल्याणी का जो चालुक वंश का अंतिम राजा था वो कौन था?
तो उसका अंतिम राजा था आपको था सोमेश्वर चतुर्थ। कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ था। बात यहाँ तक समझ में आया? सोमेश्वर चतुर्थ था। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, तंजोर। तंजोर को जीतने के उपलक्ष्य में, किसको जीतने के उपलक्ष्य में? सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि तंजोर क्या है। देखिए, तंजोर एक नगर है, एक सिटी, एक शहर है, जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल, तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि तंजोर को जीतने के उपलक्ष्य में, तंजोर जो एक क्षेत्र है जिसको तंजावुर भी बोला जाता है, तंजावुर को जीतने की खुशी में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? देखिए, विजयालय जो है आपको चोल वंश का संस्थापक था, ये भी याद रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। और ये जो तंजोर को जीतने की खुशी में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो उपाधि पूछ रहा है आपको, नरकेसरी। कौन सी उपाधि है? नरकेसरी। तंजोर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? नरकेसरी था। अब जो आज का लास्ट प्रश्न है, विजयालय का उत्तराधिकारी जो कि चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अभी जस्ट चर्चा किए ना हम कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो यहाँ प्रश्न है कि विजयालय का जो उत्तराधिकारी जो कि चोलों का प्रथम स्वतंत्र राजा था, चोल वंश का जो स्वतंत्र, जब चोल साम्राज्य स्वतंत्र हो गया उस समय जो प्रथम राजा बना उसका क्या नाम था? आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर 15 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।